ऑडियंस वेलकम टू वीप एंड फ्रॉम ओवरसीज। अब होस्ट फराज दरवेश। बहुत सारी चीजें एजेंडे के ऊपर है। समय पहले तो ये कि मुहर्रम पाकिस्तान के अंदर एट लार्ज जो है काफी पीसफुल रहे। ऐसी बात नहीं कि सानेहात ना हुए, साने हुए और बड़े अफसोसनाक साने हुए, लेकिन साने जो देखने में आए वो ज्यादातर रूरल एरियाज में, देही इलाकों की तरफ देखने में आए, जिसके अंदर जैकबाबाद जो कि सिंध का एक छोटा शहर है, वहां पर जो है हमला हुआ है, खुदकुश हमला हुआ, जिसके अंदर फिर औरतें और बच्चे, फिर कोयटा के अंदर से पहले हमला हुआ, फिर वही औरतें और बच्चों का सिनेरियो। तो इस दफा लग ये रहा है कि जो लश्कर जंगवी सिपाही साहबा, इन लोगों के जो फोकस है वो शहरी इलाकों में, या शायद शहरी इलाकों में सिक्योरिटी ज़्यादा है, इसके बायस जो छोटे शहर हैं, देही इलाका, उनकी तरफ जो है चला गया है। और उसमें देखने में ये आ रहा है कि हमले अब बड़े अरसे से ये हमले देखने में आ रहे हैं कि औरतें और बच्चों को टारगेट किया जाता है। तो ये बहरहाल पता नहीं किस तरह की बहादुरी दिखाते हैं दहशतगर्द। बुजदिली और दर बुजदिली, यानी कि पस दर्जे की जो बुजदिली है, ये उसका सबूत है कि औरतों और बच्चों के ऊपर हमले करना, निहत्तों के ऊपर हमले करना। बहरहाल ये लश्कर जंगी सिपाही साहबा का हमेशा से ही जितने भी दहशतगर्द तालिबान जमाते हैं, औरतें और बच्चों की इनके अंदर कोई दर्द दिल नहीं होता उनके हवाले से। तो इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। एक नई खबर जो देखने में आई कि पहली दफा ऐसा हुआ कि दुबई से लश्कर जंगवी का एक जो फाउंडर था, हारून रशीद भट्टी, जो कि 4-5 जो लश्कर जंगवी के फाउंडर्स, उनमें से एक आखिरी रह गया था, उसको इंटरपोल के जरिए से दुबई से जो है पाकिस्तान लेकर आया गया। तो ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि लग रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो काफ़ी सीरियस है इस मामले के अंदर। तो इसके हवाले से गुफ्तगू होगी। उसके बाद जो है नवाज शरीफ साहब का जो विजिट हुआ यूएस के अंदर, और उसके अंदर वो मिले यहाँ की जो लीडरशिप है उसके साथ, ओबामा साहब के साथ मीटिंग हुई, जॉइंट डिक्लेरेशन साइन हुई। तो इसके जो आउटकम्स हैं उसके ऊपर गुफ्तगू हुई कि जी नतीजा खेज विजिट था ये, इसके अंदर क्या चीज़ें साइन हुई, क्या किन चीज़ों के ऊपर जो है पेशरफ्त हुई, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद इंडिया के अंदर एक इंतहा पसंदी की लहर आई हुई है, और कभी भी हिंदुस्तान में इस तरह देखने में नहीं आया पहले कि शिवसेना जिस तरह हमले कर रही है और जिस तरह जो है बीजेपी की हुकूमत को हैंडल कर रही है, उन जो दहशतगर्दी के हमले हैं मुसलमानों के खिलाफ या माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, जिस तरह बीजेपी की हुकूमत की खामोशी है, वो भी एक बहुत ही परेशान कुन किस्म की बात है। इसके हवाले से बात करेंगे। उसके बाद जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो है मुंतखब हुए हैं, उनके हवाले से अगर टाइम मिला तो उनके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। उनके बारे में फेसबुक पे, सोशल मीडिया के अंदर बड़ी अच्छी चीज़ें और खुशाइन चीज़ें देखने में आ रही हैं। इसके साथ ही मैं शुक्रगुजार हूँ मिसबा साहब और अली समंदर साहब। तो डॉक्टर मिसबा आपसे स्टार्ट करते हैं। क्या हो रहा है कि आपको लग रहा है कि दहशतगर्दी का जो के खिलाफ जो क्रैकडाउन चल रहा है, ज़र-बे-अज़ जो चल रहा है, लेकिन अब तक ज़र-बे-अज़ वज़ीरिस्तान में लिमिटेड था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो पाकिस्तान में या तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनके अंदर ये ताकत आ गई है, ये कैपेबिलिटी आ गई है कि अब वो दहशतगर्दी को काउंटर कर देती हैं। तो इसके हवाले से इस दफ़ा मुहर्रम जो है, हमेशा मुहर्रम के अंदर सानियात होते हैं, इस दफ़ा ऐसे बड़े सानियात नहीं, और जो हुए वो छोटे इलाकों में, छोटे शहरों में हुए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए फराज, कैपेबिलिटी तो सिक्योरिटी फोर्सेस की हमेशा से थी, उन्होंने कोई नई ट्रेनिंग्स नहीं ली हैं, नया कुछ नहीं किया है, लेकिन ये है कि पॉलिटिकल विल की बात होती है कि उनकी विल थी या नहीं। कि कितने अरसे तक आपको याद है कि मलिक साहब जो थे उनको हेलीकॉप्टर से लाया गया था जीएचक्यू में नेगोशिएशन के लिए, और वो तकारीर करते हुए उनकी एक वीडियो है यूट्यूब के, जिसके अंदर वो पुलिस के से बोरो करके, पुलिस प्रोटेक्शन में थे, पुलिस से बोरो करके एक बंदूक गन चला रहे हैं, गन ट्राई कर रहे हैं पुलिस की। अब आप बताइए, जब इस तरह की चीजें होती हैं तो उसका मतलब है कि बड़े भाइयों के हाथ थे उनके पीछे। तो अब जो है एटलीस्ट बड़े भाई कौन, मतलब यार हमारे यहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है, मतलब उसको उसमें कोई छुपी ढकी बात नहीं है, मगर ये है कि अब लग रहा है कि एक तो उनमें ये पॉलिटिकल विल आ गई है, उन्होंने डिसाइड कर लिया। और ये मैं आपसे पहले भी बहस में कर रहा था कि स्लोली ये जो है ये चीज़ ख़त्म होगी, ये चल नहीं सकती ये ज़्यादातर। और इस दफ़ा मतलब इट इज़ जस्ट नाउ और नेवर, कि अगर इन्होंने अब भी वही गेम खेले कि यार अच्छे और बुरे को अलग अलग किया, तो फिर यार फिर तो पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये पहली दफा एक नई चीज देखने में आई कि इंटरपोल से राब्ता किया गया और दुबई से जो है उस दहशतगर्द को, जो कि दुबई में बैठ के चीजें प्लान कर, रजा रूमी साहब के ऊपर उसने हमला किया, दीगर जो शिया डॉक्टर से उनके ऊपर उसने हमला किया, तो उसको दुबई से लेकर आया गया, वरना पहले कभी ऐसा नहीं, ये बहुत पहले से वो चल रहा था, उसको उसके पीछे थे ये लोग, मतलब इंटरपोल से उन्होंने कल राब्ता नहीं किया, वो तो काफी दिन से चल रहा था। उसको कॉर्नर किया, उसकी सारी मूवमेंट्स का पता किया, फिर उसे अरेस्ट किया गया।
तो मतलब यार ये तो जब ज़रब अज़ब शुरू हुआ था, ये तो उसके फेजेस थे, उसके अंदर कई जगहों से, और यही होता है कि ये सब ऑपरेशंस होते हैं, ये इसी तरह से होते हैं कि ये आप एक स्पेसिफिक एरिया को तो पहले आप काम डाउन करते हैं कि यार हमेशा यही एक वो होता है ना कि आप कोर को पहले तोड़ते हैं, जो कि मदरशिप होता है। तो लेकिन अब सवाल ये बनता है ना कि जो छोटे इलाके हैं, छोटे शहरों में, उनका वहाँ पर आप प्रोटेक्शन कैसे देंगे? क्योंकि चक्कर ये कि उनकी जो शिफ्ट आ रही है वो बड़े शहरों से निकल के अब छोटे शहरों की तरफ चले गए। इससे पहले शिकारपुर में बहुत बड़ा साना हुआ जिसके अंदर तकरीबन 150 के करीब लोग मारे गए, तकरीबन 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, मतलब जिनकी हाथ नहीं, पाँव नहीं, टांगे नहीं। तो वो कैसे आप उसको कैसे आप मैनेज इसी तरह होगा ना कि जब ये लोग फर्दर अब इसको क्रैक डाउन होगा, इनकी लीडरशिप टूटेगी, इनमें और कमजोरियां आएंगी, इनका कम्युनिकेशन लिंक्स ब्रेक होंगे, तो वो खुद ही कम होना। समुद्र साहब आपकी तरफ आते हैं तो इसमें एक बहुत जो मिसबा साहब ने ओपिनियन दी, सारे वही सवाल आपकी तरफ, लेकिन तो इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा। कहा भी जाता है कि साउथ पंजाब है इनका गढ़। साउथ पंजाब के अंदर जो है मदारिस खुले पड़े हुए हैं और वहाँ पर जो है खुल्ला नफरत भरी ट्रेनिंग मजहब के नाम पे दी जाती है। तो जब वो लोग साउथ पंजाब में, और कहा जाता है कि जो नवाज शरीफ की और इवन पीटीआई का भी नाम आ रहा है, इनकी जो लीडरशिप है सीट एडजस्टमेंट भी करते हैं इनके साथ, वो चीज़ को आप कैसे ब्रेक करेंगे? नहीं, पहले तो जरा इसको फराज थोड़ा सा तारीखी तौर पे देख लें कि ये आखिर सिलसिला क्या है, क्योंकि हम कहते हैं कि साहब इस्टेब्लिशमेंट या दूसरे मानों में फ़ौज इन लोगों की हिमायत में थी। तो हम ज़रा उसको तारीखी तौर पे देख लें कि है क्या सिलसिला। लेकिन तारीखी तौर पे सिलसिला जो है सारा शुरू होता है ये सोवियत यूनियन के जो है अफ़गानिस्तान पे हमले के बाद। उसके बाद जो है वो जिस तरीके से इन लोगों की तरबियत जो है वो हुई, किन लोगों की, मजहबी ग्रोहों की, जो कि जो है इनका ख्याल था कि जिहाद जो है होना चाहिए, उनकी जो है तरबियत ये हुई। उसके बाद जो है वो हमने देखा कि अफगानिस्तान से जो है वो चली गई सोवियत यूनियन की फोर्सेज, अफगानिस्तान खुद टूट गया। लेकिन पाकिस्तान कहाँ टूट गया? अफगानिस्तान, माफ कीजिएगा, सोवियत यूनियन टूट गया। गलती से कह लिया। तो असल बात जो है वो ये है कि जो पाकिस्तान ने उस वक्त जो है ये देखा कि इस तरह के लोग पाकिस्तान हमारा असासा है नहीं, किस काम में इस्तेमाल हो सकते हैं, और वो काम था कश्मीर की आज़ादी। समझे आप कि किसी तरीके से ये लोग कश्मीर में जाके जो है उसकी आज़ादी के लिए काम करेंगे, और ये काम जो है वो काफ़ी हद तक हुआ भी, जो है ये सिलसिला जो है वो हुआ। लेकिन उसके बाद जो है 90s के बाद ऐसे वाक़यात हुए, पैदल पे वाक़यात हुए, उन्होंने अपना एटमी धमाका किया, यहाँ पर जो है पाकिस्तान ने अपना एटमी धमाका किया। पॉइंट आप ये कह रहे हैं कि स्टेट की विल अब नहीं है, तो अब जो है वो देखना ये है कि अब उसके बाद क्या हुआ। इन सारे जो है जो सारे मसाइल हुए, उसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा मुल्क बन गया जहाँ पर कानून की हुक्मरानी नहीं है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर लोग आज़ादाना तौर पे इतने ज़्यादा लोग ट्रेन हो गए, वो आगे मजीद लोगों को जो है ट्रेन कर रहे हैं, और वो जो है असलहा भी वहाँ पर वो किसी मुख्तलिफ ज़राए से जो है वो आ सकता है। तो चैलेंज जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप इन लोगों की हिफाजत करेंगे जिनके ऊपर ये लोग हमले कर रहे हैं। चैलेंज तो ये है कि इसको आप जड़ से कैसे उखाड़ेंगे इस बात को, ठीक है। और जो है वो जड़ से उखाड़ने का तरीका यही होगा कि इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी कायम हो, और जो है इसका मतलब ये हुआ कि बगैर जो है रियासत की मर्जी के इस तरह के कोई काम। लेकिन छोटे इलाकों के आपके किस तरह आपने उसका जवाब नहीं दे सके। मैं जो है ना आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि छोटे बड़े इलाकों की बात नहीं है, असल बात ये है कि क्यों है लोगों के पास गैर कानूनी असलहा। मैं इसके ऊपर मेरे ख्याल से ये तो बहुत लंबा मेरे ख्याल से डिबेट हो जाएगी, लेकिन इसमें एक छोटा सवाल ये बनता है कि जो आइडियोलॉजिकल ज़रबे अज़ब, आइडियोलॉजिकल जो उनको काउंटर आप कैसे करेंगे, क्योंकि अगर आप दहशतगर्दों को ख़त्म करें अच्छी बात है, मतलब ये इनके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन एक बड़ा ओपन सवाल है कि जो नफरत भरा लिटरेचर बांटा जा रहा होता है और मजहब के नाम पे नफरतें पैदा की जाती है, उसको आप कैसे खत्म करेंगे? कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी मुझे इस वक्त नजर नहीं आ रही है। नहीं, देखिए यार, हम लोग को यहाँ पहुँचने में 20 साल लगे, तकरीबन 20-25 साल लगे, कि मतलब ज़िया-उल हक़ जैसे अली ने बड़ी तफसील से बात की उसके ऊपर। तो मतलब फिर उसके बाद उसे चढ़ाया गया, उसको और ज़्यादा सपोर्ट। तो अब आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि जिस दिन ये ख़त्म होगा उसके साथ ही जो है सबके माइंड्स भी बदल जाएंगे, नहीं बदलेंगे। ये इसको उसके लिए काम तो होना जरूरी है, उसके लिए काम। और एक दफ़ा ट्रेडिशंस डेवलप हो जाएं, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस डेवलप हो जाए, तो चीजें ठीक होना शुरू हो जाए। मैं अगले मैं एक बात कहूँगा, क्योंकि आपने जो है ना ये बात कही कि साहब जहर भरा प्रोपेगेंडा जो है वो ना जो है चलने दिया जाए। इसमें थोड़ा सा मुझे ये एतराज़ ये है कि हम जिस तरह की दुनिया में रहते हैं वहाँ पर हम आज़ादी तहरीर व तकरीर को मुकद्दम समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो है कोई आपके ख्याल में जहर भरा प्रोपेगेंडा है
जो कि बहुत जगहों पे है, उसके बावजूद जो है आज़ादी व तहरीर व तकरीर का तकाजा ये है कि उसको नहीं, ये तो आप ऐसे तो फिर आप ब्रेन वॉशिंग उसी से तो फिर होती है, उसी से तो फिर कुछ हमलावर तैयार होते हैं, उसी से तो फिर नफरतें बढ़ती हैं। हाँ, अब ये है ना कि वो क्या है ऐसी जगह जहाँ पर कि वो जहर भरा प्रोपेगेंडा जो है वो आपको तैयार करता है तशद्दुद के लिए, लेकिन सिर्फ तशद्दुद काफी नहीं है। वो तशद्दुद करने के लिए आपको एक जैकेट चाहिए जो इसको आप कह रहे हैं वो आप अवेलेबल ना हो। असल नहीं नहीं, मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं, अगर आप जब पाकिस्तान जैसी जगह के ऊपर इस तरह से कि आप जो है सारा असला खत्म हो जाए, जैकेटें खत्म हो जाए, ये ओवरनाइट होने वाली बातें नहीं है, लेकिन कम से कम जो बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिनका जहन को पस्त कर दिया गया है, उनके जहन के अंदर नफरत भर दी गई है, उस जहन को तो कम से कम आप प्रोडक्टिव तौर पर इस्तेमाल, उस जहन को मजीद ऐसे जहन बनने से आप रोकें। नहीं, कोई सारा मसला है कि क्या चीज है, कहाँ पर आप ठीक है, मैं टॉपिक बहुत ज्यादा ड्रैग में करना नहीं चाह रहा, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट, दुनिया में हर जगह जैसे अमेरिका में आप एंटी सेमिटिज्म पे बातें कर सकते हैं, आप जो है कम्युनिस्ट को सपोर्ट, तो यार कहीं ना कहीं आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। आपको मलिक साहब जिस तरह की तकरीरें करता था, आपने वो तकरीर आपने खुद देखी और आपने भी एतराज किया कि भाई इस तकरीर के बाद तो कोई भी जो है निकलेगा और जाके लोगों को मारना शुरू कर देगा, तो वो तकारीर रोकनी पड़ेगी। मैं अगले टॉपिक की तरफ आता हूं, नवाज शरीफ साहब का यूएस का दौरा। सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ कि किस तरह आप इस दौरे को देखते हैं, इसकी क्या आउटकम से क्या नताइज निकल गया है, खुशाइन बातें इसमें से क्या हैं? सबसे अच्छा जो एक दो तज्जिए मैंने पढ़े इसमें बहुत अच्छे, एक तो हमारे दोस्त एजाज हैदर साहब का और एक हमारे जो यंग लॉयर हैं बाबर सत्तार साहब का, ऑफ द हुक नाउ, उन्होंने क्वेश्चन मार्क डाला है उसके ऊपर, और अगर उसे आप पढ़ें तो आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाता है। और जो मेरा अपनी भी अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि ये टोटल जो दौरा था ये मतलब बोथ डायरेक्शन में था। इसमें कुछ पॉइंट उठाए हैं, जैसे एजाज हैदर ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है कि जब उन्होंने एक तरह से एक टेररिज्म के खिलाफ एक उमूमी जुमला लिखा उसमें कि यार हम जो है टेररिज्म को, इंटरनल टेररिज्म को कंट्रोल करेंगे, उसमें उन्होंने ये भी लिख दिया, इस स्पेसिफिक कर दिया लश्कर तैयबा पर, और उसको जो कि इंडिया की वो बन जाती है। तो एजाज हैदर साहब के मुताबिक ये चीज़ नहीं लिखनी चाहिए थी, मगर मेरा ख्याल है यार कि इस पे तो घंटों डिस्कशन हुआ है इसके ऊपर, जैसे मुईद यूसुफ ने अपने किसी शो में इस बात को कहा। तो जॉइंट डिक्लेरेशन की बात है, उसमें क्या क्या चीजें साइन है? अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है जॉइंट डिक्लेरेशन। कहा ये जा रहा था जब पाकिस्तान जा रहा था, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जा रहे थे वहाँ पर, तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि वो तो सब न्यूक्लियर डील के ऊपर बात होगी, पाकिस्तान के प्रोग्राम को रोल बैक करने के लिए कहा जाएगा, और बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया था कि अमेरिका जो इंडिया का इंटरेस्ट डिफेंड करने के लिए कहेगा। हालांकि यार अमेरिका किसी की इस तरह से वो नहीं करता, अमेरिका अपने इंटरेस्ट देखता है, दुनिया में हर मुल्क यही करता है। तो वो सब तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कहा ये जा रहा है कि इंटरनल प्रॉबेबली काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिस्कशन हुआ है इनका न्यूक्लियर उस पर। जो अमेरिका के कंसर्न थे वो दो थे, न्यूक्लियर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, और दूसरा जो कि नेक्स्ट जनरेशन शाहीन का है, जिसकी जो रीच है वो अंडमान और निकोबार तक है। अच्छा, अब कहा ये जा रहा है कि पाकिस्तान जो है उसका जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के जो डॉक्ट्रिन है वो है अगेंस्ट कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन में अगर वो लोग ओवरवेलमिंग फोर्स से आपका ये ऑब्वियसली इंडिया, पाकिस्तान का प्रोग्राम अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं है, चाइना के खिलाफ, कि अगर वो आपका एरिया कैप्चर कर लेते हैं देन दे विल यूज द टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। पाकिस्तान कैन यूज एंड टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, जैसा आप जानते हैं, यू कैन फायर इट थ्रू द आर्टिलरीज एंड ऑल दैट, कि वो बहुत ही जो मिसाइल क्राइसिस था क्यूबा का, उसके अंदर अमेरिकन को इंटेलिजेंस नहीं थी कि उनके पास, रशियंस के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स थे, और वो लोग जा रहे थे अटैक करने के लिए, यहाँ की जो मिलिट्री थी वो शोर कर रही थी, बाद में पता चला कि उनके पास थे, अगर खुदा ना खास्ता अटैक कर देते इट वुड बी अ डिजास्टर फॉर अमेरिका, कुड बी अ डिजास्टर फॉर अमेरिका। एनीवेज, तो एक तो ये चीज़ है, उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग दी गई है अमेरिका को कि भाई ये तो हमारा अगेंस्ट दैट डॉक्ट्रिन है, वो अपनी डॉक्ट्रिन से पुल बैक करें, हम इधर से पुल बैक करने। मतलब अगर हिंदुस्तान हमला करता है पाकिस्तान कन्वेंशनल वॉर में, तो पाकिस्तान उसको चला सकता है, पाकिस्तान चला सकता है उसे। और ऑब्वियसली कि जब आप ओवरवेलमिंग फोर्स से करते हैं अटैक,
और जब आपको ये पता है कि ये जो वेपन है इसकी जो यील्ड है इतनी कम है कि ये एक बहुत ही लोकल एरिया में अफेक्ट करेगी, तो वो उस कंडीशन में भी कर सकता है जब आप देखेंगे कि यार आप इस यलगार को नहीं रोक सकते टैंक्स के साथ या किसी के साथ, या आपका कोई एरिया पे कब्जा करने नहीं तो इसकी डिटरमिनेशन कौन करेगा कि आप नहीं कर सकते अगर पाकिस्तान ये तो यार वो तो मसला वॉर में तो अजीब तरीके से, लेकिन आप देखिए ना ये तो बड़ी खराब नहीं मगर यार फिर वो लोग भी तो उनकी भी तो कोर डॉक्ट्रिन है कि मतलब यार अब उसे कैसे फिर रोकेंगे आप कि आप उनकी कोर डॉक्ट्रिन, इंडिया की कोर डॉक्ट्रिन क्या है? इंडिया की कोर डॉक्ट्रिन ये है कि वो अटैक कर देंगे फौरन से, उनकी एक फोर्स रेडी टू गो है, वो लोग दे विल चार्ज और उसके बाद सप्लाईज पीछे से आती रहेंगी उनको। लेकिन यार ये तो बड़ी खतरनाक चीज है ना कि भाई जब सप्लाईज आती हैं आपकी फौज भी रेडी होती है और धीरे धीरे से बिल्डअप होता है, देन यू नो यू लॉन्च। लेकिन इसमें एक बड़ी अजीब, इसमें देखें टॉपिक थोड़ा सा आगे चला गया, लेकिन मैं इसमें एक सवाल पैदा होता है कि इंडिया का हमेशा से ये शिकवा रहा है और ये गिला रहा है और शिकायतें रही हैं कि पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी आते, बम्बई के हमले को पाकिस्तान को एक्यूज करते हैं उसके अंदर। तो अब इंडिया कल को अगर इस तरह का एक हमला हो जाता है कोई पाकिस्तान से दहशतगर्द, जो कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अपने कंट्रोल में नहीं है वो दहशतगर्द, जितने भी हमको देखते हैं पाकिस्तानियों को उन्होंने कितना मारा है, 50,000 से ज्यादा पाकिस्तानी मार दी, हिंदुस्तानी इतने नहीं मारे गए जितने पाकिस्तानी मारे गए इन्हीं दहशत मजहबी इंतहा पसंदों के हाथों। तो अगर कोई खुदा ना खास्ता हिंदुस्तान के अंदर कोई वाकया, कोई सानिहा, कोई इस तरह की ट्रेजेडी हो जाती है तो उसका इंडिया के अंदर और इंडिया की पब्लिक, इंडिया की मीडिया के अंदर जो सारा रिटेलिएशन है पाकिस्तान की तरफ आएगा, उसमें इंडियन हुकूमत के ऊपर प्रेशर बढ़ सकता है कि जी आप पाकिस्तान के अंदर जाके स्ट्राइक्स करें। नहीं तो फिर आप कह रहे हैं कि इसकी वजह से उनकी जो कोर डॉक्ट्रिन है वो जस्टिफाइड है? नहीं मैं ये नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं कतई ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं कहा अगर इस तरह की सिचुएशन कभी पैदा हो गई तो नहीं, तो अब ये तो अब इंडिया को डिसाइड करना है ना कि आपने तो अपने सवाल का pretty much जवाब खुद दे दिया कि जी ये जो टेररिस्ट हैं, अब टेररिस्ट को तो कोई कंट्रोल नहीं करता ना। तो क्या अब जब 9/11 हुआ था उसमें से 20 में से 19 में से 18 जो थे वो तो आपके सऊदी अरेबियन थे, तो अमेरिका जाके सऊदी अरब को बॉम्ब करता, अमेरिका से कहा जाता कि भाई यहाँ पे कहा जा रहा था ना कि सऊदी अरब पे हमला करें और उनको मारें जाकर और ये करें, तो क्या अमेरिका ने जाके सऊदी अरब बमबारी शुरू कर दी? मतलब यार ये तो एक ऐसी चीज है ना, ये तो इंडियन गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि, लेकिन आप अपने आप को पाकिस्तान के शूज में डालिए तो आपके पास क्या डिफेंस है उसका कि यार ये तो आपने और जस्टिफाई किया है कि ये आपके पास कोई ऐसा डिटरेंस होना चाहिए जो कि इस चीज को रोक सके। मैं इंडिया की टॉपिक में फिर अभी थोड़ा सा आगे और गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हाँ ज्वाइंट डिक्लेरेशन के अंदर और क्या खुशाइन बातें क्या होंगी? खुशाइन बात ये हुई, एक तो जो अमेरिका ने कहा है कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हेल्प करना चाहता है पाकिस्तान की। अच्छा उसके बाद फिर ये है कि जो एक और अच्छी चीज हुई है कि आप ओवरऑल उसकी टोन देखिए, जो डिक्लेरेशन है वो शुरू में तो ये होता था ना कि हर चीज पाकिस्तान इज अ प्रॉब्लम और वो उसको सॉल्व करना है कि गो डू मोर काइंड ऑफ, जो कि पाकिस्तान के मीडिया में बड़ा फेमस वर्ड है ना, डू मोर। अच्छा इस दफा ये चीज नहीं हुई, इस दफा इट्स लाइक मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इट्स मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाकिस्तान इशू कि उन्होंने ये लिखा कि पाकिस्तान तो करेगा अपना बट ऑल अदर कंट्रीज शुड डू देयर जॉब ऑल्सो, कि वो जो है वो इंडिया को कवर करता है, जो इंडिया आपके अंदर जो टेररिस्ट और इनको सपोर्ट कर रहा है, इनको सप्लाई कर रहा है। जो ओवरऑल चीज़ें हैं जो कि मैं देखता हूँ इस डिक्लेरेशन को, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये कि जो इन्होंने जिस तरह से दिया है, लग रहा है कि इंडिया में यूएस में कुछ अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि जितना उन्होंने ओवर एस्टिमेट किया हुआ है इंडिया को हर चीज़ में, कि अब उनको शायद ये फीलिंग हो रही है, और मैं गलत भी हो सकता हूँ, अली बहस भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, यू डिसएग्री विद मी, दिस इज नॉट आई एम नॉट कोटिंग एनीवन, कि उनको ये अंडरस्टैंडिंग कुछ मुझे लग रहा है हो रही है कि यार पाकिस्तान को ऐसे छोड़ मत दो इंडिया के लिए, कि यार पता नहीं कल को क्या हो। अब वहाँ पे आप देखिए कि बीफ के ऊपर लोगों को कत्ल किया जा रहा है और इस तरह की चीजें, तो मतलब यार एक ओवरऑल जो डिक्लेरेशन जो है वो थोड़ा बैलेंस है और आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड विद दैट डिक्लेरेशन। ठीक है अली ज़्यादातर बातों से मैं इत्तेफाक करूंगा मिसबा की, मैं सिर्फ आपसे अर्ज करूंगा, आपने एक जो है वो ख्याल पेश किया कि अगर हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा हमला होता है जिसके अंदर वो दहशतगर्द मुलविस, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, पाकिस्तान से गए हो, तो वो तो बहुत अरसे से उनकी ख्वाहिश है हिंदुस्तान की, और उनका ये कहना है कि हमें पता है कि कहाँ पर ऐसे लोगों की तरबियत हो रही है, जिस तरीके से अमेरिका ड्रोन हमले करता है आपके यहाँ, हम भी जो है करेंगे, जिसके ऊपर के बहुत
सख्त बयानात हमारे हमारे जो है फौजियों की तरफ से आए कि नहीं, आपको नहीं है इस बात की इजाज़त कि आप जो है, तो वो ये नहीं कह रहे, वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से वो कि भाई ये दहशतगर्द हैं, आपकी नज़र में भी दहशतगर्द हैं, हमारी नज़र में भी दहशतगर्द हैं। जिस तरीके से अमेरिका जो है की नज़र में जो दोनों ग्रोह दहशतगर्द हैं, जो ग्रोह आपकी नज़र में और अमेरिका की नज़र में दहशतगर्द हैं, उनको अमेरिका की तरफ से अमेरिका को आपने इजाज़त दी हुई है कि आके वो मारे, वो तो हम भी आके जो है उसको ये मारेंगे। लेकिन पाकिस्तान को जो है ये बात किसी तरह कबूल नहीं है, और सारी जो चीज़ है वो इसी बात के ऊपर है कि नहीं, आपकी तरफ से बिल्कुल ये नहीं हो सकता कि आप वहाँ पर आएँ और कुछ जो है काम करें। अच्छा, अब आ जाते हैं हम जो है ना जॉइंट डिक्लेरेशन वगैरह की तरफ। मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज़ करूँ कि ज़रा थोड़ा सा बाहर जाके देखिए कि आखिर हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि अमेरिका को पाकिस्तान की इसलिए ज़रूरत है कि अमेरिका समझता है कि पाकिस्तान में ऐसे अनासर हैं जो कि मुस्तक़बिल में दुनिया के अमन के लिए ख़तरा जो है वो हो सकते हैं, या फिर ये जो है पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान में एक ऐसा किरदार हो सकता है जिसकी वजह से बदनामी फैल सकती है दुनिया में। तो इसलिए अमेरिका की दिलचस्पी जो है वो पाकिस्तान में ये है कि किसी तरीके से आप साथ चलें और आप जो है वो हम जो कुछ कह रहे हैं उसके हिसाब से काम करें, इन लोगों का आप सफाया करें। और जो पाकिस्तान की दिलचस्पी है अमेरिका में वो ये है कि भाई अमेरिका एक दुनिया की ताकत है, अमेरिका के हिसाब से चीज़ें चलती हैं, इसलिए पाकिस्तान को अमेरिका की अच्छी नज़रों में रहना है। और ये काम नहीं होने पाना कि हमें जो है कोई दहशतगर्द को जो है ना, और जो है पाकिस्तान की जो नज़र है अमेरिका पे वो ये है कि भाई ताकतवर जो है मुल्क के, पहली बात ये कि इनकी नज़रों में बुरा नहीं बनना, यानी कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि अमेरिका की नज़रें बुरे बने, हाँ नहीं चाहता। दूसरी जनाब साहब ये ख्वाहिश है कि काश इनकी तरफ से कुछ हमें जो है इमदाद जो है वो मिल जाए, और वो दो इमदाद अमूमन जो है वो आपको मैं एक चीज़ जो मिसबा साहब ने एक बात कही, मैं उस पर आपकी राय लेना चाहूँगा। मिसबा साहब ने कहा कि शायद अब जो है अमेरिका ही समझ रहा है कि मैं पाकिस्तान की वाकई में ज़रूरत है, पाकिस्तान को अंडरमाइन ना करें, हिंदुस्तान की वजह से जो है पाकिस्तान को कोने पे ना लगाएं। क्या वाकई में अब ये एक तासुर हो रहा है और शायद वो समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान को अमेरिका ने शायद ओवर एस्टिमेट कर लिया है, ये इन्होंने कहा। जो है ना वो जॉइंट डिक्लेरेशन को अगर पढ़ें आप तो कम से कम उसके अंदर तो यही तासुर जो है उभरता है कि जैसे कि पहले सारा कुछ इस टाइप की बातें होती थी भाई आप ही सारा कुछ करें, तो अब जो है वो बात उस तरह की नहीं हो रही। कश्मीर के मौजू के ऊपर भी जो है ना ये जुमला नहीं है कि आप दोनों ही मिलके तय करें, ये बड़ी खास बात है ये है ना, ये बल्कि ये उसको पीसफुल होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि जनाब कोई तीसरा नहीं आ सकता इसके बीच में, कोई ऐसी बात नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो ये ठीक है। मैं एक चीज एक दो पॉइंट मैं और कहना चाह रहा हूँ कि इसमें जो है एक और चीज हो सकती है कि वाई अमेरिका इज लिटिल बिट सॉफ्टर ऑन पाकिस्तान। ये भी हो सकता है कि वो इंडिया को प्रेशर में डालना चाह रहे हो कि जो कुछ हो रहा है इंडिया में, यार जिस तरह से वहाँ की जो गवर्नमेंट जो है जिस तरह से काम कर रही है, क्या काम कर रही है यार आप देख लीजिए वहाँ पर आप माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक कर रहे हैं। यहाँ भी पब्लिक जो है वो पूछेगी। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल आया था, वो मैंने प्रिंट किया था, मैं लाना भूल गया, उसके अंदर उन्होंने यही लिखा था कश्मीर में जो कुछ हो रहा है और जो कुछ तो इंडिया कश्मीर में तो जो कुछ हो रहा है वो तो क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान तो ये कहता है कि पाकिस्तान से इंतहा पसंद आ रहे हैं, आतंकवादी आ रहे हैं पाकिस्तान से, हम कश्मीर में उनको काउंटर कर रहे हैं। जो भी कहे वो हिंदुस्तान की मर्जी, वो जो कहे मतलब। लेकिन अब ये न्यूयॉर्क टाइम अगर अपने एडिटोरियल में ऐसी चीजें लिख रहा है कि वहाँ पे जो इतनी आर्मी लगाई हुई है वो जिस तरह से वहाँ के लोगों के साथ, मतलब वो थोड़ा पुराना आर्टिकल है अभी का नहीं है। चलिए हम अभी के हालिया वाकयात पे आ जाए। ये हिंदुस्तान के अंदर इसमें कोई शक नहीं है कि शिवसेना की तरफ से जो एक इंतहा पसंदाना रवैया नजर आ रहा है कि वहाँ पर वो हमले कर रहे हैं मुसलमानों के ऊपर, और जिस तरह की शहरियार साहब ने क्या किया क्रिकेट बोर्ड के साथ जो हुआ, और जो है वो जो जिस तरह के बयानात वो दे रहे हैं, और उसके मुकाबले में जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि फेडरल हुकूमत जो है वो कुछ बयान देगी माइनॉरिटीज की हमदर्दी के लिए, या वो शिवसेना को थोड़ा ठंडा करेगी, हिंदू इंतहा पसंदों को ठंडा करेगी, ऐसा नहीं हो रहा। मोदी साहब की तरफ से साइलेंस है बिल्कुल। हाँ नहीं, और वो है, लेकिन जो उसका जो गुड पार्ट है, आप देखिए मीडिया इंडिया का, उसने तो बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म किया है शिवसेना का। यानी कि अर्नाब गोस्वामी, जिसको बहुत सारे पाकिस्तानी पसंद नहीं भी करते, लेकिन जिस तरह से उसने उनके शिवसेना के स्पोक्समैन को बुलाकर उसकी क्लास ली है, उसकी खाल उतारी है,
मतलब वो लोग- पाकिस्तान हाँ। में कोई मुल्ला को बुलवा के नहीं कर सकता। इट वाज हिस्टोरिकल, मैंने खुद वो Historical। प्रोग्राम देखा, मैंने कहा जिस तरह से उसने काउंटर किया। हाँ, मैंने तो वो शो देखा। हाँ, मैंने भी वो शो देखा और मैं impressed इंडिया with, के मीडिया को उसमें अप्रिशिएट करना हाँ नहीं, चाहिए। और ये सिर्फ बरखा दत्त ने भी, बरखा दत्त की तरफ से भी जो शो नहीं, हाँ, बरखा दत्त तो हमेशा से शी इज वन ऑफ द बेस्ट अमंग द बेस्ट, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ उन लोगों को जो कि उन खवातीन को और उन हजरात को जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग वो थे, मतलब क्रिटिक हर चीज के, उन्होंने भी बहुत, यानी उनसे ये कहा, जो उनके स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने, किनके स्पोक्सपर्सन? शिवसेना के, हाँ। उन्होंने कहा कि वी आर अ नेशनल पार्टी, तो उसने इंटरप्ट किया, उसने कहा नो यू आर नॉट अ नेशनल पार्टी, यू आर नेशनलिस्ट पार्टी हु डू नॉट रिप्रेजेंट इंडिया, हु डज नॉट रिप्रेजेंट इंडिया। she said that, और बड़ी जोर से उसने कहा, और वो he was stuttering कि he could not respond to her। तो मतलब ये तो एक चीज है, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो तो प्रेशर में है, क्योंकि वो लोग जो है मोदी साहब को इस चीज पे ब्लेम कर रहे हैं, जो मीडिया जो है कह रहे हैं ये क्या आप लोगों ने बनाया हुआ है कुछ इंडिया में। अब ये जो हम लोग सुनते हैं नहीं, सब नॉर्थ साइड का है, साउथ में तो अभी भी आप हिंदू पढ़ लीजिए, मैं तो पढ़ता हूँ हिंदू बहुत, उससे मतलब फॉलो मगर उसके क्या अंदर है साउथ में? मतलब यार उसके अंदर तो वो यही कब से लिख रहे हैं, जब ये लोग नहीं भी कहते थे उस वक्त से हिंदू लिख रहा है, जब अदर मीडिया जो था वो इतना एक्टिव नहीं था इन लोगों के खिलाफ, उस वक्त से हिंदू लिख रहा है उसके अंदर सारी की सारी चीजें, मतलब शिवसेना के खिलाफ लिख रहे हैं, मतलब ओवरऑल जो पॉलिसीज हैं इंडिया, मोदी साहब की जो पॉलिसीज मोदी के साहब खिलाफ की लिख रहे जो हैं। पॉलिसीज हैं कि मतलब हर जगह के ऊपर हम जो है अब चलाएंगे और फोर्स और इस तरह की नहीं, चीजें। मोदी साहब की अपनी तारीख, अपनी हिस्ट्री भी कुछ जो है, हाँ। इंतहा पसंदाना हिस्ट्री तो है उनकी। हाँ नहीं, दैट्स ट्रू, नहीं वो तो है, वो तो उन्होंने जो शिवसेना ने जो वो तस्वीरें, तो आप कह रहे हैं कि इससे जो है हिंदुस्तान की जो इमेज है वो टार्निश हो रही है, वो खराब हो रही है। नहीं तो टार्निश तो होगी यार, पाकिस्तान की नहीं हुई थी टार्निश जब ये मुल्ला, देखिए जब भी आप किसी भी कंट्री में जब आप मजहब को, मजहबी फोर्सेस को इतनी पावर देंगे कि वो आपके गवर्नमेंटल मैटर्स को टच करने लगा, मैं ये नहीं कह रहा हिंदू ओनली, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, क्रिश्चियनिटी कहीं पर भी आपके साथ ये मसले होंगे, क्योंकि इन लोगों की वॉइस बहुत स्ट्रांग होती है, स्ट्रीट पावर बहुत ज्यादा होती है, पावर बहुत होती है, चाहे वोट ना लें, हाँ। लेकिन इनके पीछे लोग जाते हैं, लोग डरते हैं कि यार अगर मैंने इनको कुछ कहा कहीं ऐसा ना हो मुझे ना मारना शुरू कर दें। नो कि भाई रत ना आ जाए खुदा की तरफ से, कहीं गड़बड़ ना हो जाए कि यू नो, तो मतलब यार ये तो ह्यूमन नेचर है इस तरह का। तो अब ये जो सारी चीजें हैं, मतलब साइलेंट मेजॉरिटी इनके खिलाफ खड़ी होने से गुरेज करती है। दैट्स ट्रू, दे डोंट वांट टू स्टैंड अप, क्योंकि ये लोग जो हैं वायलेंट हो जाते हैं लोगों के ऊपर। ये तो मीडिया कर सकता है या गवर्नमेंट कर सकता है। हाँ, तो अब अगर इंडिया जो है, इंडिया का सेकुलर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड, उसका जो इमेज है वो खतरे में है सिर्फ इन हिंदू इंतहा पसंदों की मगर वजह से। उसका जो वो कैरेक्टर है, मुझे जो लगता है, और अली मेरे साथ डिसएग्री भी कर सकते हैं, वो कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या उनसे कहें? जो उनका जो डेमोक्रेटिक जो कैरेक्टर है इंडिया का एज अ होल कंट्री, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अच्छा। और मुझे नहीं लगता कि मोदी साहब बहुत दूर जा सकेंगे इस किस्म की चीजों को लेकर। He will have to deviate. He will have to pull back। Pull back, अभी ये अच्छा। बिहार के इलेक्शन हो सही। जाने दीजिए, फिर देखते हैं कि क्या नहीं, करते तो हैं। ठीक है, समंदर साहब मुझे वाइंड अप करना है इसके बाद। हाँ, जो है बात दरअसल ये है कि हिंदुस्तान जो है, भारत उस तरफ जा रहा है जहाँ पर जो है जमहूरियत बुनियादी तौर पे जो अक्सरियती ग्रोह की बालादस्ती और उसकी जो है धींगा मुश्ती का नाम बन जाती है, जो कि बुनियादी तौर के ऊपर ये वही खौफ है जो कि जिना के और बहुत सारे लोगों के जहनों में था कि ऐसा हो सकता है कि जबकि आप एक ऐसे मुल्क जो है वो चला रहे हो। चुनांचे इसमें जो इन्होंने कहा कि नहीं साहब वहाँ पर जमहूरियत बहुत ताकतवर है इसलिए इस बात का खतरा नहीं है, ऐसा नहीं है। जमहूरियत ठीक है, वहाँ पर जो है वो ताकतवर है, लेकिन उसके बावजूद जो है अगर ऐसे लोगों को, इंतहा पसंदों को बर्दाश्त किया जाता रहा और उनको नहीं रोका गया तो ये तो मामला जो है और खराबी की तरफ बढ़ता जाएगा। हिंदुस्तान का जो ग्लोबल इमेज है वो खराब होगा नहीं, वो तो हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, मतलब हो रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम अगर एडिटोरियल में हो रहा कह रहा है ये तो मोदी साहब नहीं, लेकिन एक और भी चीज़ चक्कर है, वो जो इंतहा पसंदाना ग्रोह हैं, मोदी साहब के आने से, पावर में आने से उनको एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस तो मिला है। नहीं, बिल्कुल मिला है, और उनके साथ वो गवर्नमेंट के अलायंस हैं। समंदर साहब, तो मैं आपसे कहूँगा कि इसको बात को आप जरा और अंदर जाके देखिए। आप अगर देखिए इंतहा पसंद जो हिंदुओं के ग्रोह हैं, जरा उनको आप पढ़िए कि वो क्या कहते हैं। उनका ये कहना है कि जो है हालांकि मुसलमान एक छोटी सी अक़लियत हैं, लेकिन उसके बावजूद हम उनके लिए ज़बरदस्ती बिछे जा रहे होते हैं और उनको कुछ ज़्यादा ही सर पे चढ़ाया जाता है। और ख़ास तौर से कांग्रेस की पॉलिसी ऐसी है कि एक छोटी सी अक़लियत को, माइनॉरिटी को
खुश करने के लिए, अपीज करने के लिए आप जो है उल्टा अक्सरियत के खिलाफ जो है आप जा रहे होते हैं। और ये बुनियादी तौर के ऊपर एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर जाहिर बात है कि हिंदू अक्सरियत में है, चुनांचे इसमें वो सारी चीज़ें जिससे कि हमारे जज्बात मुश्तइल होते हैं, जो हमें पसंद नहीं है, वो चीज़ें जनाब साहब जो नहीं होंगी। अब वो जाहिर बात है कि उसको बढ़ते बढ़ते वो मामला यहाँ भी पहुँच जाता है कि साहब वो गाय का गोश्त उसके ऊपर पाकिस्तान में pretty much यही जो मुल्ला लोग हैं उनका भी यही एक थ्योरी है ना कि यार आप क्यों दूसरे लोगों को सपोर्ट करते हैं। हाँ, पाकिस्तान में जो इंतहा पसंदाना हुए हैं उनके भी यही, लेकिन एक आर्टिकल छपा उसके ऊपर आपकी राय चाहूँगा, उसमें ये लिखा गया है कि आप क्या हिंदुस्तान या पाकिस्तान में नहीं आ रहा है। यार वो आर्टिकल अली ने पढ़ा है बहुत अच्छी तरह से, तो अली आप क्या चाहूंगा कि अली उस पे फिर मुझे उसको वाइंड अप जो करना है है। बुनियादी तौर पे यही बातें जो कि हम अभी कह रहे हैं वो उन्होंने कहीं हमारे दोस्त हैं मलिक सिराज अकबर ने कि भाई ये जिस तरीके से इंतहा पसंदी वहाँ पर बढ़ रही है तो यही इंतहा पसंदी पाकिस्तान में जो है वो बढ़ी, और जिसको कि हम जिसका पाकिस्तान में नुकसान जो है है, सही, ठीक है, है क्या हिंदुस्तान वहाँ पर जा रहा है। ठीक है, मैं बिल्कुल वाइंड अप आखिरी बस नहीं एक दो 15 सेकंड्स। हाँ एक दो पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो ये अली ने जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कोल्ड डॉक्ट्रिन के ऊपर, ये कि भाई फिर अली ने उस पर कहा कि इंडिया जो है वो कुछ इलाकों को फिर अटैक करना चाह रहा है कि वहाँ पर टेररिज्म हो रहा है। तो ये चीज़ एक दफ़ा पहले भी हो चुकी है, इंडिया ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर, इंदिरा गांधी के ज़माने में न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर अटैक करने की कोशिश की थी, और डॉक्टर मुनीर ने डॉक्टर रामन से वहाँ पे वियना में उनको थ्रेट कर दिया था कि हम उसका रिस्पॉन्ड करेंगे, तो वो तो अभी भी कर दिया। दूसरी चीज़ जो ये है कि नवाज शरीफ साहब के जो दौरा है उसके छोटी सी बात कि उन्होंने जो USIP में तकरीर की परसों, उसमें उन्होंने ये एक पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग उठाया कि अफगानिस्तान को कह के कहा कि आप अगर बात करना चाह रहे हैं तालिबान से तो आप हमसे ये एक्सपेक्ट मत करें कि हम उनको जाकर मारेंगे और उसके बाद हम उन्हें टेबल पे भी लाएंगे, तो ये दोनों चीजें साथ हो नहीं सकती। तो बड़ा अहम पॉइंट है, नहीं नवाज शरीफ साहब का बिल्कुल अहम पॉइंट है और सही बात है। नहीं, और ये जब आप खुद बात करना चाह रहे हैं हमसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं तालिबान को, फिर अफगानिस्तान के तालिबान को। और इस तरह की बात वो अगर अमेरिका में कर रहे हैं तो उनका कॉन्फिडेंस दिख रहा है थोड़ा कि प्रेसिडेंट ओबामा से बात करने के बाद उन्होंने ये बात कही, सो ही लुक्स कॉन्फिडेंट। ठीक है ऑडियंस, आपने गुफ्तगू सुनी, राय आप जो है भारत अपनी आरा से हमें वाकिफ करें, हमें बताएं कि आपकी क्या ओपिनियंस हैं। हमारा जो वेबसाइट एड्रेस है talkforpark.com, उसके साथ ही आप हमें talkforpark at Twitter, talkforpark on Facebook काफ़ी जगह पर मौजूद हैं, तो उसके बाद आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं talkforpark@talkforpark.com। उसके साथ ही फराज दरवेश को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज़।